हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक बूस्टर बाय अफसर सर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बिहार बोर्ड में पूछे गए वर्ष 2015 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्व किया गया है। तो दोस्तों, इसमें सेकेंड शिफ्ट के फिजिक्स का क्वेश्चन सिर्फ मैं दे रहा हूँ और इसके बाद आगे फिर मेरा जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी होगा। दोस्तों, आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके वीडियो को पहले पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो फिजिक्स के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन अधिक होता है। वर्ण मतलब रंग, किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, इसमें जो है वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है, क्योंकि जब वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा जब सूर्य की प्रकाश या कोई श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इसमें जो सबसे अधिक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश किरण होते हैं उसका विक्षेपण जो कम होता है, और जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश होते हैं उसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश जो बैंगनी है, जिसका जो है सबसे अधिक जो है विक्षेपण होता है, और यहाँ सबसे ऊपर जो है ये लाल हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है। तो ओम के नियम में प्रतिरोध का मान अचर रहता है, जिसमें ओम के नियम में कहा गया है कि यदि किसी तार के ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का अनुपात जो है वो नियतांक होता है। तो वहाँ नियतांक जो शब्द है, ये नियतांक में प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध का मान नियतांक होता है। अगला क्वेश्चन है, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य वो कॉपर करता है। उसी तरह शुष्क सेल में भी जो है कॉपर की जो टोपी होती है ऊपर में, वो कैप वो करता है, और सरल सेल में भी कॉपर करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो। तो स्टूडेंट, सरल उत्तल लेंस या अवतल दर्पण में वस्तु, अवतल दर्पण में जो है वस्तु को अगर जो है वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर और बराबर बनता है। उसी तरह उत्तल लेंस में वस्तु को अगर 2f1 पर रखा जाए, इधर f1 होता है तो इधर 2f1 पर अगर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है इधर जो है 2f2 पर बनता है। जो वस्तु यहाँ जितनी जो है आकार की होती है उतना ही आकार का यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, तो यहाँ बराबर प्रतिबिंब बनता है। जिस आकार का वस्तु होता है उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण होता है। तो आकाश का रंग का जो है नीला जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वायुमंडल में जो है गैस के कण, जो है धूल कण, और जो है इसमें पानी के छोटे छोटे बूंद होते हैं। इसमें जो है जो सबसे छोटा जो गैस का कण होता है वो सूर्य के जो कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश यानी नीले रंग को बहुत अत्यधिक जो है प्रकीर्णित करता है, और इसी प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखता है। तो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसका आंसर सही होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें वो नीला दिखता, आकाश नीला दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम लिखें। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये मान लीजिए कि दो माध्यम हुआ, इधर जो एक मान लीजिए अगर ये शीशा है और इधर हवा है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो थोड़ा विचलित हो जाती है। तो इसी विचलन को जो है
प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब रहा कि इसके जो है नियम जो हैं दो हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। क्या नियम है कि पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है नियम? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम जिसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ये दूसरा नियम को, तो क्या है स्नेल का नियम या जो है परावर्तन अपवर्तन के दूसरा नियम कि किसी विशेष वर्ण के लिए दो माध्यमों में आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात, यहाँ दोस्तों ये मान नहीं, ये अनुपात होगा। आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात जो है वो जो है नियतांक होता है। तो इसी जो है यही दूसरा नियम को जो है स्नेल का नियम भी कहा जाता है, यानी साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। ये जो नियम है इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। अब जो है ये नियतांक है, तो अब जो है साइन आई बाई साइन आर है, तो इसको जो ये नियतांक जो होता है ये अपवर्तनांक होता है। प्रकाश का जो अपवर्तनांक, दो माध्यम का अपवर्तनांक होता है n2 n1 अपवर्तनांक होता है। तो इस तरह से गुना करने पर हमें n1 साइन आई इक्वल टू साइन आई आर होता है, जिसको स्नेल के नियम का सममित रूप भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण तथा मात्रक लिखें। तो विद्युत धारा क्या है, यहाँ पर बता दें कि अगर ये परिपथ है, इस परिपथ में अगर यहाँ पर कोई चीज़ लगा दिया जाए ताकि इस परिपथ से होकर आवेश जाए, तो उसकी गिनती होगी कितनी आवेश जा रही है। तो 1 सेकेंड यानी प्रति सेकेंड या 1 सेकेंड में जितना आवेश जाता है वो उसका विद्युत धारा कहलाता है। तो इसीलिए विद्युत धारा का अगर परिभाषा दें तो क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। या फिर इसकी परिभाषा को यूं लिख सकते हैं कि इकाई समय में किसी परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले आवेशों के परिमाण को, इकाई समय में किसी परिपथ से प्रवाहित होने वाले आवेशों के परिमाण को विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी आई, विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। तो आई बराबर क्यू बटे टी, क्यू आवेश और टी समय। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, जिसको ए से सूचित किया जाता है। और जो है आवेश यानी क्यू का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है, जिसको सी से सूचित किया जाता है, और समय को सेकेंड से सूचित किया जाता है। तो ए इक्वल टू सी बाई एस या आई इक्वल टू क्यू बाई टी, हम इसका फॉर्मूला यानी समीकरण लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। तो एम्पियर होता है जिसको हम ए से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन क्या है। वर्ण विक्षेपन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपन क्या है कि जब जो है प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। तो इसी 7 वर्णों में विभक्त होने की घटना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहलाता है। यानी अलग अलग पर ये जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों का समांगी मिश्रण होता है। जो मूल वर्ण है वो श्वेत है, ये 7 वर्णों का होता है। तो ये 7 वर्ण जो है अलग अलग में जो बढ़ जाता है इसी को वर्ण विक्षेपन, यानी अलग अलग वर्ण अलग अलग विक्षेपित हो जाता है, इसी को वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। और इस वर्ण विक्षेपन को अगर एक पट्टी पर उतार दिया जाए तो इस पट्टी को, जिसमें कि 7 वर्ण प्राप्त होता है, इसको वर्णपट कहा जाता है, यानी स्पेक्ट्रम। यही स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों, जो 7 वर्ण को जिस पट्टी पर उतारा जाता है उसी को स्पेक्ट्रम यानी वर्णपट भी कहा जाता है। अब है कि यहाँ पर है कि सचित्र स्पष्ट करें। तो इसका हम सचित्र स्पष्ट करते हैं, है ना। यहाँ श्वेत प्रकाश या सूर्य की प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है
तो वह 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। इसी क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो अब जो है यहाँ 7 वर्ण दिए हैं, विक्षेपण करने के बाद ये आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, उसके बाद जो है बी से ब्लू, और आई से इंडिगो, और वी से वायलेट, और यहाँ पर बीच में ये जी है, जी से ग्रीन। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा जो दोस्तों यानी अल्टरनेटिव करेंट। अल्टरनेटिव करेंट क्या होता है कि ये अल्टरनेटिव करेंट जो है हम जानेंगे कि हमारे जो घरों में जो बिजली आती है ये अल्टरनेटिव करेंट है। और दिष्ट धारा यानी बैटरी जो में होती है वो दिष्ट धारा होती है। या जनरेटर में भी कुछ जनरेटर होता है जो दिष्ट धारा यानी डीसी जनरेटर होता है। इसको डायनेमो भी बोला जाता है। आप साइकिल में या किसी जो छोटी गाड़ी में भी लगा हुआ देखते हैं, वहाँ दिष्ट धारा जनरेटर के द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, ये एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है कि जो एसी जनरेटर होता है उसमें जो पूर्ण वलय, वो जो उसका जो आर्मेचर होता है जो यानी कुंडली होता है, कुंडली का मुक्त तार जो है वो पूर्ण वलय से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसकी धारा का मान जो है हर जो है अर्ध घूर्णन के यानी आधे घूर्णन के बाद धारा का मान बदलते रहता है। इसीलिए इसको अल्टरनेटिव करेंट दिया गया है, नाम दिया गया है। और जबकि दिष्ट धारा में जो है प्रत्येक ये जो होता है इसका जो है छोर होता है तार का, क्वाइल का, इसके साथ जो है अर्ध वलय जोड़ा होता है। पूर्ण वलय उसमें पूर्ण वलय, इसमें अर्ध वलय जोड़ा होता है। तो अर्ध वलय यानी स्प्लाइट रिंग जुड़ा होता है, जिसके कारण प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद वो अर्ध वलय जो है बदलता है, जिसके वजह से एक ही दिशा में धारा बहती है। धारा का जो जो दिशा होता है और मान होता है वो निश्चित रहता है, वो एक ही दिशा में बहता है। इसीलिए इसको डायरेक्ट करेंट यानी दिष्ट धारा कहा जाता है। अब दोनों में अंतर अब समझाते हैं कि प्रत्यावर्ती और दिष्ट जो है दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान जनित्र के प्रत्येक अर्ध घूर्णन में बदलती रहती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। जबकि दिष्ट धारा में हमेशा एक ही दिशा में और जो है धारा बहती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा बदलती रहती है और इसका परिमाण और दिशा निश्चित रहती है। दिष्ट धारा का परिमाण और दिशा दोनों निश्चित रहती है। अब तीसरा पॉइंट है कि प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर की मदद से घटाया बढ़ाया जा सकता है ना। इसी ट्रांसफार्मर के मदद से जो घटा करके यानी 11,000 वोल्ट को 440 या 220 वोल्ट जो हमारे घरों में आता है 220 वोल्ट में जो है कंट्रोल करके दिया जाता है। जबकि दिष्ट धारा को जो है ट्रांसफार्मर की मदद से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, वो डायरेक्ट आता है और जितना मान होता है वो निश्चित रहता है, वो उसमें बदलाव नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे जो विद्युत धारा का मान जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो वो इस फिगर से करने के लिए कह रहा था। ये फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 बैटरी है जो 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट का, और ये बैटरी भी जो है 3 ओम प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। जबकि यहाँ पर जो तार में जो ये प्रतिरोधक जो लगा हुआ है, ये तार में प्रतिरोधक लगा हुआ है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। इसको जो है दोस्तों हमने जो क्या किया है, इस प्रतिरोधक को R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 नाम दिया है। जबकि इसको R5, इसको R6, इसको R7 नाम दिया है। तो इस ऐसा नामकरण जो आप खुद से अपने मन से भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है जोड़ने घटाने में आसानी हो और जो एग्जामिनर हो उसको चेक करने में भी आसानी हो कि आपने किसको कब कहाँ जोड़ा है और कहाँ जो इसका क्या किया है। तो इसीलिए इसका नामकरण करने से ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये R1 और ये R2 एक ही तार में है, तो ये श्रेणी क्रम कहलाएगा। और जबकि यहाँ पर R3 और ये R4 ये दोनों भी श्रेणी क्रम है, लेकिन जब ये दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दोनों है ये अलग है, ये समांतर क्रम हुआ। तो अब हम पहले श्रेणी क्रम इस दोनों का जोड़ेंगे, एक श्रेणी का, फिर इधर श्रेणी क्रम जोड़ेंगे। तो अब देखिए श्रेणी क्रम यानी सीरीज में तो RS1 लिए यानी सीरीज 1 लिए हैं, तो सीरीज 1 में R1 प्लस R2 लिए
तो इस तरह से R1 का वैल्यू 1 और R2 का भी वैल्यू 1, इस तरह से 2 ओम प्राप्त हुआ हमको। फिर RS2 यानी सीरीज 2 ये वाला भाग लिए, तो इसमें हम जो है R3 R4 माने हैं, तो जो इसमें भी 1 1 है, तो इसीलिए इसमें भी 2 ओम प्राप्त हो गया। अब जो है ये RS1, यहाँ से जो निकला RS1 और यहाँ से जो निकला RS2, अब ये दोनों समांतर क्रम में है, तो अब इसको हम समांतर क्रम में फिर जोड़ लेते हैं, तो तब पूरा यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको हम जोड़ते हैं तो RP हैं, तो यानी R पैरेलल, तो 1/RS1 प्लस 1/RS2 यानी 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 यानी हाफ, तो हाफ एंड हाफ तो एक होता है। इस तरह से हमारा जो है 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो है ये पूरा जो फिगर से हमको जो है 1 ओम प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध हमको 1 ओम प्राप्त होता है। अब 1 ओम यहाँ से हुआ, अब यहाँ देखिए ये श्रेणी क्रम में है, तो इसको और इसको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक श्रेणी क्रम हो गया। अब एक ही तार में हो गया ये, हाँ एक तार में हो गया, तो इस टोटल यहाँ से यहाँ तक ये श्रेणी क्रम हो गया। अब हम श्रेणी क्रम में सबको फिर निकाल लेते हैं। तो अब श्रेणी क्रम में निकालने के लिए हम क्या किए, R यानी जो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम जो है RS निकाल लेते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। तो अब हम क्या करिए, तो RP यानी जो 1 निकला था, और उसके बाद R5 जो नीचे हम मान दिए हैं R5, ये हम R5 नाम दिए, ये R6, ये जो R5, ये R6 R7, तो उसको जोड़ लिए, तो तीनों को यानी 3 3 3 जो बैटरी का प्रतिरोध है प्लस R ऊपर का जो है R है, तो तीनों से हुआ टोटल कितना, 10 ओम प्रतिरोध हुआ। अब चूंकि विभवांतर कितना है, विभवांतर हमने 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट की 3 बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, तो हमारी तो ये 3 वोल्ट, तो 5 5 10 5 15, तो टोटल 15 वोल्ट का विभवांतर हुआ। अब जो है ओम के नियम से यहाँ पर जो है हम अगर फॉर्मूला में लिख दें कि ओम के नियम से, इस जगह अगर हम लिख देते हैं कि ओम के नियम से, यहाँ पर अगर लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ओम के नियम से I = V/R, V हमारा 15 है और R हमारा 10 निकला है। इस तरह से 1.5 एम्पियर धारा हमारा हो गया। तो दोस्तों अब जो है 10 नंबर में अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण में R = 2F सिद्ध करें। तो अवतल दर्पण में हमको यहाँ सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो अवतल दर्पण हम यहाँ पे बना लिए, इसका P ध्रुव दिए हैं, तो हम इसको इसी P ध्रुव की सहायता से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं कि माना P ध्रुव का एक अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर देखिए AB है ना, AB प्रकाश किरण, ये AB प्रकाश किरण है, जो ये AB प्रकाश किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। AB प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर फिगर में दिखाते हैं कि यहाँ पर BC जो है अभिलंब मालूम पड़ती है, BC ये अभिलंब मालूम पड़ती है। यहाँ पे हमको डॉट डॉट दे के देना है, पूरा लाइन नहीं देना, अभिलंब को हमको पूरा, यहाँ पतला लाइन इसीलिए खींचे हैं, ये डॉट डॉट वैसे देना है आपको। हम डॉट डॉट इसलिए नहीं दिए ताकि दिखाई ना दे, इसीलिए इसको पतला लाइन दिए, तो आपको यहाँ पे डॉट डॉट देना है अभिलंब को, यानी BC को। अब जब यहाँ पर BC अभिलंब खींच लिए, तो आपतन कोण कौन हो गया, तो ABC जो हुआ कोण ABC आपतन कोण हुआ। तो आपतन कोण का जो परिभाषा पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को R से और आपतन कोण को I से सूचित किए हैं। तो अब यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, परावर्तन के नियम से लेंगे। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण हमारा क्या है, ABC आपतन कोण है, जबकि CBF हमारा परावर्तन कोण है। तो हमारा जो है ABC बराबर कोण CBF। तो इस तरह से हमारा समीकरण 1 प्राप्त होता है। चूँकि हम पहले यहाँ पर हम बता चुके हैं कि
ए बी प्रकाश केंद्र जो मुख्य अक्ष के समांतर है। अगर ये समांतर है, ये अगर समांतर है हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा जो क्या है, ये समांतर अगर है तो इसकी दूरी बराबर है। और दूसरी बात, अगर समांतर है तो क्या होता है कि कोई दो समांतर रेखा को जब कोई एक तिरछी रेखा इसको काटती है तो ये कोण जो है हमारा एकांतर कोण कहलाता है, और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो एकांतर कोण हुआ तो कोण ए बी सी, कोण बी सी एफ, एकांतर कोण हुआ बी सी एफ और ए बी सी, और ये दोनों क्या है, बराबर है। इस तरह से हम एकांतर कोण से ले लिए कि चूंकि बराबर है इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, एकांतर कोण से अब ले लिए तो हम क्या किए, इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। अब देखिए कि आप एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ और एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, जब ए बी सी बराबर सी बी एफ और ए बी सी बराबर बी सी एफ है तो एंगल जो है सी बी एफ और एंगल बी सी एफ ये दोनों भी क्या होगा, तब बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए अब ये बराबर हो जाएगा तो हम समीकरण 1 और 2 से लेते हैं कि एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। अब इस तरह से हमारा जब एंगल ये दोनों बराबर हो जाता है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। और जब कोई जो है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है तो उसकी दो कोण जो है वो बराबर होती है, और उसकी दोनों कोण की जो संगत भुजा होती है वो दोनों भी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर कोण सी बी एफ में से आपका कोण सी बी एफ में से ये जो सी एफ और इधर जो कोण जो है सी बी एफ या बी सी एफ में से, और ये जो है आपका सी एफ और कोण जो है सी बी एफ में से बी एफ, ये दोनों जो है भुजा तब बराबर हो जाती है। तो इस तरह से बी एफ बराबर सी एफ हो गया। चूँकि अगर यहाँ पर जो है बी पी के चूँकि अत्यंत निकट है, अगर निकट होगा तो पी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा तब होता है कि बी एफ बराबर सी एफ बराबर पी एफ। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से हम आते हैं फिगर में कि यहाँ हमारा बी एफ बराबर ये बी एफ बराबर पी एफ बराबर सी एफ है, तो यानी ये पी एफ और सी एफ बराबर है, तो पी एफ जो है पी सी का आधा हो गया है ना। ये पी एफ जो है हमारा पी एफ बराबर अगर जो है सी एफ हो जाता है तो अब क्या हो गया, तब पी सी जो होता है ये पी सी जो है आधा हो जाता है किसका, पी एफ का। तो पी एफ जो है आधा हो गया पी सी का, तो पी एफ आधा हुआ पी सी का। इस तरह से हम जो है आगे जब फिर इसका मान रखते थे, चूँकि पी सी क्या वक्रता त्रिज्या और पी एफ क्या फोकस दूरी होता है, तो अब हम इसको फिर जो है ले आते हैं कि पी एफ बराबर पी सी बाई 2, तो पी सी हमारा वक्रता त्रिज्या और पी एफ बराबर फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो एफ बराबर आर बाई 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यानी तिरछा गुना करते हैं तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2f। इस तरह से हमारा प्रूव हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो जो है अब समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों अगर आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपसे हमें जो कुछ बेनिफिट इस जो है वीडियो के बनाने के मेहनत के एवज में कुछ बेनिफिट मिल जाती है। आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं में से सारा क्वेश्चन जो है आने वाला है। थैंक यू दोस्तों।